हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPC सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है संचालन, संवहन एवं विकिरण, यानी कि रेलवे स्पीडी वाला जो मेरा सीरीज़ चल रहा था जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध और रेलवे से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस भी है। तो आप सभी दोस्तों से यही आग्रह करते हैं कि इस चैनल पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल पे वीडियो देखें ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट टॉप पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं और बारीकी से हम सारे टॉपिक को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरा, यानी कि ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि के द्वारा। तो याद रखिएगा सभी दोस्तों, संचालन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? तो वह संचालन विधि के द्वारा होता है, यानी कि ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण जो होता है वह किस विधि द्वारा होगा? तो संचालन विधि के द्वारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? तो वह संचरण विधि के द्वारा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? तो संवहन विधि द्वारा, याद रखिएगा। फिर पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। याद रखिएगा, जो अर्थ तक पृथ्वी का जो सूर्य ये पहुंचता है वह किस विधि के द्वारा? पृथ्वी तक सूर्य का जो रोशनी पहुंचता है वो किस विधि के द्वारा? ऊष्मा। तो याद रखिए, सूर्य ऊष्मा, तो वो याद रखिएगा विकिरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? तो विकिरण विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। अगला पॉइंट है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किसका? तो किरचॉफ का नियम है। याद रखिएगा, ये अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसके है? तो किरचॉफ के नियम है। चलिए अगला पॉइंट है, ताप यानी कि टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? तो केल्विन होता है। याद रखिएगा, ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। और सूर्य के बाहरी सतह का ताप कितना होता है? तो 6000 डिग्री केल्विन होता है। 6000 डिग्री केल्विन में होगा। अगला याद रखिएगा, उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन में होता है इंसान का सामान्य बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि तापमान। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है किसको? तो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है, किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। याद रखिए, किसी वस्तु का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता? तो याद रखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा सभी बच्चे, क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर, यानी कि तापमापी कहलाता है। याद रखिएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या कहलाता है? तो पारा थर्मामीटर यानी कि तापमापी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट ने किया था, यानी कि पारा थर्मामीटर का आविष्कारक कौन था? तो फ़ारेनहाइट ने था। अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी का। किसका? तो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक। क्या है? गलनांक, हिमांक एवं क्वथनांक टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट है, अल्कोहल जमता है 115 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, अल्कोहल कितना पे जमता है? तो 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। याद रखिएगा सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा कितना पे जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारे का क्वथनांक होता है -357 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, पारे का क्वथनांक कितना होता है? -357 डिग्री सेल्सियस होता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम गलनांक कहेंगे। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो हिमांक कहलाता है। क्या
कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। वह ताप जिस पर द्रव, वाष्प या गैसों में बदल जाता है क्या कहलाता है, तो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। गलनांक और हिमांक होता है बराबर। गलनांक और हिमांक क्या होता है, बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है जल के सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक। हिमांक होगा 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला पॉइंट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है -32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्वथनांक होता है। अगला है, केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 273 केल्विन तथा 373 केल्विन। 273 केल्विन तथा 373 केल्विन होता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्या होगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव का क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल की क्वथनांक कम हो जाता है। याद रखिएगा, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। पहाड़ों पर क्या है, खाना देर से पकता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है और क्वथनांक भी कम हो जाता है। इस वजह से खाना बनने में काफ़ी देर लग जाता है। जहाँ पे प्रेशर कम होगा और दाब भी कम होगा, क्वथनांक उबलेगा नहीं तो खाना जल्दी बनेगा ही नहीं। अगला पॉइंट है, जल में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले घट जाता है फिर बढ़ जाता है। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसलिए पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटती है। याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर क्या होता है, घट जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। इसलिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटरों का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। एक समान तापमान क्या होता है, बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, या 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में शीतलक क्या कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर थर्मोकपल यानी कि ताप युग्म कहलाता है। थर्मोकपल यानी कि ताप युग्म कहलाता है। थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में। क्या मापने में, तापमान मापने में। याद रखिएगा, थर्मोकपल का प्रयोग होता है तापमान को क्या करने में, मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वापातन कहलाती है। याद रखिएगा सभी दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर का वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, आर्द्रता होती है। जल वायु मात्रा कैसी होती है, तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर है। क्या है, हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा सभी लोग, आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता अधिक होती है बरसात में। आर्द्रता अधिक कब होगा, तो वह बरसात में होगा। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम है। क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाती है रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। किसके कारण, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे। प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे, लाइट एंड
रेडिएशन वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्या कहलाता है, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं, यानी कि लाइट कहते हैं। याद रखिएगा, बगैर लाइट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, उसी को हम लाइट कहेंगे जब देखने लगेंगे। तो अगला, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, उसे हम क्या कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, तो फोटोन। याद रखिएगा, फोटोन किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो होता है छोटे छोटे ऊर्जा से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। यानी कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, क्या था, तो डेनमार्क के रोमर ने 1676 ईस्वी में किया था। यानी कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था, तो डेनमार्क के रोमर ने 1676 ईस्वी में किया था। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रकाश का गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति समान होती है। या प्रकाश का गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है, इसलिए हमें सुनाई देती है। क्या होता है, बिजली की चमक के काफी समय बाद, यानी कि बिजली के चमक के काफी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होता है, इसलिए हमें सुनाई देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे होती कैसी है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे। याद रखिएगा, प्रकाश तरंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य से। किससे निश्चित होता है, तो याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य से निश्चित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। याद रखिएगा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बराबर के बीच होती है। अगला, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है लाल रंग का। याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक किसका होगा, तो लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा तो बैगनी रंग का, और आवृत्ति सर्वाधिक होता है तो बैगनी रंग की, आवृत्ति कम होती है तो लाल रंग की। सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु। कौन रंग की वस्तु, तो काला रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करता है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था, तो 1678 इसमें हाइगेंस ने किया था। हाइगेंस ने किया था। किसने किया था, तो हाइगेंस ने किया था। याद रखिएगा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने 1905 में किया था। किसने, तो आइंस्टीन ने 1905 में किया था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथक आने में लगता है 1.3 सेकेंड लगता है। याद रखिएगा, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 1.3 सेकेंड लगता है। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल घट जाती है। क्या होती है, इसकी चाल घट जाती है। पृथ्वी से गुजरने पर श्वेत या सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वर्ण विक्षेपण यानी कि स्पेक्ट्रम कहलाती है। याद रखिएगा, प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अगला, श्वेत या सूर्य प्रकाश मिश्रण है 7 रंगों का। किसका है, तो 7 रंगों का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है तो एक्टियोमीटर से। किससे, एक्टियोमीटर से। कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक व अदृश्य होती है। ऋणात्मक और अदृश्य होती है। कैथोड किरणों की खोज किसने किया था, विलियम कुक ने किया था। किसने किया था, तो विलियम कुक ने किया था। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग से होता है, वेग का होता है 1/10 गुना, 1/10 गुना होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मद्य निषेध, जो भी एग्जाम है उसके लिए यहाँ से ये क्वेश्चन भर के रहता है इस टॉपिक से। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे और अपने दोस्तों तक इस चैनल का वीडियो को भेजेंगे, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों यानी कि धूल से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, जब प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों यानी कि धूल कण से टकराती है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और यह घटना तब क्या
कहलाती है, तब घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में देखने के लिए मिलता है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में देखने के लिए मिलता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश में देखने के लिए मिलता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, काला दिखता है। कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ये सब सारा पॉइंट को आप लोग बारीकी से याद करिएगा। एक से दो बार को वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट ना क्या कहलाता है, तब प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद रखिएगा। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। पेरिस्कोप यानी कि पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला दुधीन प्रकाश के परावर्तन के कारण। दुधीन होता है किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट है, माध्यम में परावर्तन से प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट विवाह है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से यानी कि कांच से विरल माध्यम हवा में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से जाकर दूर जाती है। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तब वो क्या होती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अगला, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी कि याद रखिएगा, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जल के अंतर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। याद रखिएगा आप लोग। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। याद रखिएगा। ऑप्टिक फाइबर प्रकाश का परतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो नारिंदर कपानी ने किया था, नारिंदर कपानी ने। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के कारण। ये तीनों चीज के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होता है, 7 रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है, कौन होता है, तो हरा होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में, सूर्य के ठीक किस दिशा में, तो विपरीत दिशा में। प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं, तो नीला, लाल और हरा को कहते हैं। नीला, लाल और हरा को कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं, तो पूरक वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं, उसे पूरक वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है, तो प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था, तो जे.एल. बेयर्ड। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको भी हम लोग करिए लेते हैं। गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह कलाई या पॉलिश की होती है, क्या कहलाता है, तो उसे हम समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह कलाई यानी कि पॉलिश होती है, क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहलाती है। दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र सब याद रखिएगा, क्या होता है, AgNO3। याद रखिएगा दोस्तों। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत पर होती है, इन्फिनाइट पर होती है। याद रखिएगा,
प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है, यानी कि प्लेन मिरर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है। वस्तु की ऊंचाई का आधा कम से कम आवश्यक है। कितना? आधा ऊंचाई होगा तो प्लेन मिरर में हमारा पूरा इमेज दिखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन कोई भी कभी भी पूछे कि हाँ प्लेन मिरर में पूरा फोटो यानी कि तस्वीर देखने के लिए व्यक्ति का दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए व्यक्ति के, तो व्यक्ति के आधे ऊंचाई के बराबर दर्पण का ऊंचाई होगा, तो वो उसका फोटो उस पिक्चर में पूरा दिखेगा उस मिरर में। याद रखिएगा, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इन्फिनाइट पर बनता है, अनंत पर बनता है। याद रखिएगा, दो समांतर दर्पण के बीच में जो वस्तु रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनाइट, दोनों तरफ क्या होता है? इन्फिनाइट। आप लोग सैलून में जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि जो मिरर लगा रहता है सामने और पीछे, तो आप अपना इमेज देखते होंगे पीछे बैक की तरफ, तो एक से एक आपका इमेज दिखाई देता है, उसी तरह इन्फिनाइट हो जाता है। अगला पॉइंट है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। आभासी, सीधा एवं वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने, दांत, आंख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपना वीडियो के हम यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।